All right, so we are going to start studying about this CPEC for the month of May 2025 विजन मैगजीन। ठीक है, पहले ये थोड़ा सा आइडिया लेते हैं, हाउ डज़ इट लुक। बाय द वे ये इतना जूम क्यों है भाई, इसको कम करते हैं। तो ये डायग्राम देखते हैं। डायग्राम में काशगढ़ से देखो स्टार्ट होता है ये, तो काशगढ़ से स्टार्ट होता है और फिर चलते चलते, बाय द वे काशगढ़ इज़ इवन बियॉन्ड पामिर्स, ठीक है, आउटसाइड इंडियाज़ टेरिटरी। उससे जब साउथवर्ड्स आएंगे तो तुम्हारा ये वाला आएगा, गिलगिट बल्टिस्तान वाला आ जाएगा, काराकोरम वगैरह के पास। वहाँ से और अंदर आएंगे तो गिलगिट बल्टिस्तान में ये एक वर्टेक्स बना रखा है, ठीक है। फिर और नीचे साउथवर्ड्स आएंगे तो वैसे देखो इधर इस्लामाबाद आएगा, फिर लाहौर आ जाएगा यहाँ पे, और फिर उधर से पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान आएगा, फिर सिंध चले जाएंगे और फाइनली ग्वादर चले जाएंगे, ठीक है। अब ये CPEC जो है इसमें एक नया पाथवे डॉट 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 बना रखा है। दैट इज़ जो ओरिजिनल प्रपोज राउट था वो ऐसे डॉट 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 था, ठीक है। और ये जो डार्कर कलर से बना रखा है विच इज़ मोर क्लोज़र टू द इंडियन मेनलैंड, वो ऑल्टरनेटिव रूट प्रपोज किया गया है, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ खैबर पख्तूनख्वा KP लिखा है, ठीक है, तो ये ओरिजिनली वाले रूट पे था, ठीक। और ये फाटा वाला जो है फेडरली एडमिनिस्टर्ड ट्राइबल एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान, ये ओरिजिनल में था। तो अब फाटा में हमेशा प्रॉब्लम चलती रहती है पाकिस्तान में, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो शायद हो सकता है उन लोगों ने ये सोचा हो कि भैया यहाँ पे ट्रबल है, इसको हटा के इधर चले आते हैं, तो फिर नया प्रपोज्ड रूट निकाला था, ठीक है, वाया इस्लामाबाद लाहौर और ये, ठीक। बट दैट इज़ वे टू क्लोज टू इंडियन मेनलैंड, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आइडिया हो गया। तो मेनली इसमें वर्टेक्स याद रखो कि जो एक तो इधर काशगढ़ से स्टार्ट हो रहा है और इधर से ग्वादर तक जा रहा है, विच इज़ ग्वादर आई थिंक अरेबियन सी में पोर्ट के रूप में, एक इधर ग्वादर और कराची में भी पास में ही है, ठीक है। तो ये है, तो ये तो उसका वो हो गया। नाउ इफ़ वी हैव अ लुक हेयर, द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ चाइना, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, तो चाइना, पाकिस्तान एज वेल एज अफगानिस्तान अग्रीड टू एक्सटेंड द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर टू अफ़गानिस्तान। अब ये थोड़ा सा इंडिया के लिए ठीक नहीं है, अब अफ़गानिस्तान में ये चला गया एंड अफ़गानिस्तान ने ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है। नाउ CPEC इज़ द फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लॉन्च्ड इन 2015। इसका साल इंपॉर्टेंट है। इट इज़ द लिंक बिटवीन सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट एंड द मैरीटाइम सिल्क रोड, ठीक है। तो ये मल्टी मॉडल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेरेस्ट्रियल है। तो ये सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट एंड द मैरीटाइम सिल्क रोड के बीच लिंक बनाता है, ठीक है। द प्रोजेक्ट्स अंडर द CPEC मेनली रिलेट टू एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस है इस प्रोजेक्ट में। द टोटल लेंथ देखी जाए 3000 किलोमीटर्स ऑफ रोड्स हैं, रेलवेज एंड पाइपलाइंस हैं, आर इंटेंडेड टू ट्रांसपोर्ट ऑयल एंड गैस फ्रॉम पाकिस्तान ग्वादर पोर्ट टू काशगढ़ सिटी इन नॉर्थ वेस्टर्न चाइनाज जिनजियांग ऑटोनमस रीजन, ठीक है। काशगढ़ सिटी बिलोंग्स टू द चाइना जिनजियांग ऑटोनमस रीजन, ठीक है। तो ग्वादर से लेके ये चाइना का जिंगजियांग ऑटोनमस रीजन तक, जिनजियांग उइघुर ऑटोनमस रीजन तक ये लोग अपना पाइप वाइप बचा रहे हैं ताकि ऑयल एंड गैस का सीमलेस ट्रांसपोर्टेशन किया जा सके, ठीक है। अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात करें तो BRI proposed by China in 2013 to improve connectivity and cooperation on a transcontinental scale. BRI also known as One Belt One Road. BRI proposed by China in 2013, लेकिन ये 15 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, लॉन्च्ड इन 2015, ठीक है। नाउ अब हम बता रहे हैं कि ये इट इज़ अ लिंक बिटवीन द मैरीटाइम एज वेल एज, ये क्या है, सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है कहीं पे, देख लेना कहाँ है, सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट एंड द मैरीटाइम सिल्क रोड, इसके बीच ये लिंक प्रदान करता है, सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट एंड मैरीटाइम सिल्क रोड, ठीक है। नाउ इंडिया का कंसर्न पे आते हैं, द मेन पॉइंट। अब the expansion of CPEC into Afghanistan could present a strong competing alternative backed by China and Pakistan, potentially limiting the strategic utility of India's initiatives like Chabahar Port and international north-south transport corridor to access Central Asia. तो CPEC का अफ़गानिस्तान में चला जाना, it could present a strong competing alternative, मतलब एक तरह से एक competition बढ़ जाएगा, which is of course created by China and Pakistan, limiting the strategic utility
लिमिटिंग द स्ट्रैटेजी, ये फ्रेज इंपॉर्टेंट है, लिमिटिंग द स्ट्रैटेजिक यूटिलिटी ऑफ इंडियाज इनिशिएटिव्स लाइक चाबहार पोर्ट एंड द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर टू एक्सेस सेंट्रल एशिया, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर टू एक्सेस सेंट्रल एशिया। इस पॉइंट को रट लो, लिमिटिंग द स्ट्रैटेजिक यूटिलिटी ऑफ चाबहार पोर्ट इन ईरान एंड द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर टू एक्सेस सेंट्रल एशिया। इन दोनों इनिशिएटिव्स जो कि इंडिया के हैं, इन पे लिमिटिंग द स्ट्रेटजिक यूटिलिटी वाला डिसएडवांटेज आ जाता है CPEC के अफ़गानिस्तान में एक्सपैंड होने के कारण, ठीक है। नाउ स्ट्रेटजिक एनसर्किलमेंट क्या है? चाइना हैज़ ऑलरेडी established a presence at strategic ports under the string of pearls around India such as the Hambantota Sri Lanka, Gwadar Pakistan, Chittagong Bangladesh. With CPEC now reaching Afghanistan, China gains further strategic depth on India's western front. अब यहाँ पे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स इनका और मजबूत हो जाता है। तो और ये बता सकते हो कि कैसे इंडिया को पूरा घेर रखा है हम्बनटोटा में श्रीलंका, ग्वादर में पाकिस्तान, चिटागोंग बांग्लादेश में, ठीक है, कैसे घेर रखा है वाया द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी। और अब CPEC अफ़गानिस्तान में जाने से वेस्टर्न फ्रंट तो बिल्कुल ही घेर, जो थोड़ा सा ओपन था उसको भी घेर लिया इन्होंने, ठीक है। तो ये बता सकते हो। उसके बाद स्ट्रेंथनिंग ऑफ पाकिस्तान अफ़गानिस्तान चाइना एक्सिस, अब ये एक नया एक्सिस बनता जा रहा है, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान चाइना एक्सिस। इट कैन स्ट्रेंथन पाकिस्तान's influence over Afghanistan, especially given India's limited engagement with the Taliban regime. अब जब तालिबान रजीम वहाँ चल रही है तो वहाँ पे अब जब CPEC अगर आ जाएगा तो पाकिस्तान और चाइना का इन्फ्लुएंस तालिबान रजीम के साथ ज़्यादा हो जाएगा, एंगेजमेंट ज़्यादा हो जाएगा कंपेयर टू इंडिया। इट मे पोटेंशियली रिड्यूस इंडियाज़ लेवरेज एंड डेवलपमेंटल इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान, बिल्ट ओवर 2 decades वाया सॉफ्ट पावर, ठीक है। बिल्ट in Afghanistan built over 2 decades via soft power infrastructure, जरंज देलाराम हाईवे एक्सेट्रा, ये जो इंडिया ने बनवाया था, जरंज देलाराम हाईवे जो इंडिया ने बनवाया था वगैरह, और ह्यूमैनिटेरियन एड वगैरह जो दी थी 2 दशकों से हम अपना सॉफ्ट पावर जो अफ़गानिस्तान में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब पोटेंशली रिड्यूस हो जाएगा। इंडिया का लेवरेज जो था सॉफ्ट पावर का अफ़गानिस्तान की मिट्टी पे, और डेवलपमेंटल इन्फ्लुएंस जो हमारा बना रखा था अफ़गानिस्तान में 2 दशकों से, वो रिड्यूस हो जाएगा। सिक्योरिटी की बात करें तो द तालिबान regime backed by Chinese funds and Pakistani intelligence could once again become a launch pad for anti-India terrorism by supporting groups like Jaish-e-Mohammed and लश्कर-ए-तैयबा। अब अगर अफ़गानिस्तान में CPEC के आने से इनको और जो है तालिबान regime जो है इनको चाइनीज़ फंड्स और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की मदद से एक लॉन्च पैड बना सकता है पाकिस्तान वहाँ पे एंटी इंडिया सेंटिमेंट क्रिएट करने के लिए, स्पेशली बाय सपोर्टिंग ग्रुप्स अभी जो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं ऑपरेशन सिंदूर के तहत, तो वो वहाँ पे लॉन्च पैड बना सकता है नया जैश ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा का। इकोनॉमिक फ्रंट पे देखें तो अफ़गानिस्तान रिच लिथियम एंड रेयर अर्थ रिजर्व्स आर वाइटल फॉर हाई टेक्नोलॉजी एंड क्लीन एनर्जी इंडस्ट्रीज़। तो लिथियम एंड रेयर अर्थ रिजर्व्स का इस समय चाइना मोनोपोली बना के बैठा है, एंड CPEC गिव्स चाइना ईजी एक्सेस, पुटिंग इंडिया एट अ स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज इन सिक्योरिंग दीज की रिसोर्सेज। तो लिथियम और रेयर अर्थ मिनरल्स जो कि अफ़गानिस्तान में काफ़ी रिच है, इसका एक्सेस चाइना को मिल जाएगा CPEC के आने से, पुटिंग इंडिया एट अ स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज, ठीक है। तो ये तो नुकसान है, हमारा कंसर्न है, ठीक है। तो इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने चाबहार पोर्ट जो कि ईरान में था, डेवलपमेंट ऑफ शाहिद बहेस्ती पोर्ट टर्मिनल चाबहार ईरान ऑफर्स इंडिया अ स्ट्रेटेजिक राउट टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया बाय पासिंग पाकिस्तान ग्वादर पोर्ट एंड CPEC कॉरिडोर। अब इंडिया ने ये बना रखा है कि मतलब हम चलो सेंट्रल एशिया में जाना चाहते हैं तो हम चाबहार शाहिद बहेस्ती पोर्ट टर्मिनल से चले जाएंगे ईरान में, बाय पासिंग ग्वादर एज वेल एज CPEC। दूसरा इंडिया ने किया इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2000 बाय इंडिया, रशिया एंड ईरान, which is a multimodal transportation route linking Indian Ocean and Persian Gulf। इंडियन ओशियन को पर्शियन गल्फ से जोड़ दिया, साथ ही में कैस्पियन सी तक पहुंचा दिए, वाया ईरान एंड ऑनवर्ड टू नॉर्दर्न यूरोप वाया सेंट पीटर्सबर्ग इन रशिया। तो एक तरह से हम सेंट पीटर्सबर्ग तक चले जा रहे हैं इंडियन ओशियन से बाय डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर विच इज़ ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड सिंस ईयर 2000। अब ये एक तीसरा आ रहा है, इसमें इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC। अब इसमें जो है इज़राइल का भी चूंकि आ जाता है, तो हमारा एक ये पलड़ा भारी हो जाता है, जहाँ इज़राइल आ जाएगा तो वहाँ तो हमारा एडवांटेज हो जाएगा। अब ये 2023 में लॉन्च हुआ था। इट एम्स टू इंटीग्रेट इंडिया,
Europe and Middle East through UAE, Saudi Arabia, Jordan, Israel and European Union। ठीक है, इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, इसका है इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। और फिर चौथा तो हमारा क्वाड है, बट क्वाड ना भी लिखो तो यहाँ चलेगा। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, USA aims to promote a free and open Indo-Pacific region to counter China's growing influence। तो कंक्लूजन में लिखना ज़रूरी हो जाता है कि इंडिया शुड कंटिन्यू टू प्रमोट इट्स चाबहार कनेक्टिविटी विजन एंड सीक डिप्लोमेटिक ओपनिंग्स टू एंगेज विद अफगान पीपल। तो एक तो चाबहार इम्प्रूव करो और डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट विद अफगान पीपल इम्प्रूव करो। Moreover, by advocating transparent, inclusive and sustainable regional infrastructure, India can position itself as a constructive player in shaping the future of South and Central Asian integration, ensuring that development benefits all without compromising core national interests। ठीक है, तो ये हो गया कितना। अब हम इसको जो है अगला जो है इंडिया टर्की रिलेशन देख लेते हैं। अब देखो हाल ही में क्या हुआ था कि टर्की कंडेम्ड इंडियाज़ ऑपरेशन सिंदूर। ये बड़ा सरप्राइज़ था, labeling it as provocative and warning that strikes inside Pakistan increase the risk of wider conflict। During Operation Sindoor, Turkish made Songar drones, इनका नाम important है, Songar drones used by Pakistan were neutralized by Indian air defense। Following this, India also revoked the security clearance of Turkish company Celebi Aviation, which was operating at 9 Indian airports। Several Indian universities including Jamia Millia Islamia have suspended academic collaborations with Turkish institutions। तो 3 आपको बताना पड़ेगा कि इंडिया ने क्या किया। एक तो सेलेबी एविएशन नामक कंपनी को 9 एयरपोर्ट पे जो ऑपरेशनल थी उसको बंद कर दिया। टर्किश मेड सोंगार ड्रोन से हमला किया गया था पाकिस्तान के द्वारा। साथ ही इंडिया के जो जामिया मिलिया इस्लामिया इंस्टीट्यूशंस हैं वो टर्किश इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेशन बंद कर दिए हैं। अब बैकग्राउंड ऑफ इंडिया टर्की रिलेशंस यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हिस्ट्री में हम नहीं जाना चाहते। बस इतना याद रखो कि 1948 में हमारा पहली बार डिप्लोमेटिक टाइज इस्टेब्लिश हुए थे। 1983 में एक जॉइंट कमीशन फॉर इंडियन टर्की इकोनॉमिक कोऑपरेशन बना था 1983 में। और फाइनली अभी हाल ही में 2023 में ऑपरेशन दोस्त इंडिया ने मदद प्रदान की थी जो अर्थक्वेक आया था टर्की में। तो ये हो गया। देन अब ये सब छोड़ो, यहाँ पे आते हैं। सो वाई टर्की मैटर्स टू इंडिया। अब टर्की, सॉरी अबाउट द नॉइज़। सो स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ टर्की। टर्की बेसिकली मिड में आ जाता है यूरोप और एशिया के, एंड इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर एसेंशियल फॉर बूस्टिंग इंडियाज ट्रेड विद यूरोप एंड सेंट्रल एशिया। तो ये सबसे अहम पॉइंट हो जाता है। देन रीजनल इन्फ्लुएंस की बात करें तो सिंस टर्की इज़ एन इन्फ्लुएंशियल प्लेयर इन इट्स इमीडिएट नेबरहुड दैट इज़ मिडिल ईस्ट ब्लैक सी रीजन, टाइज विद टर्की कैन हेल्प इंडिया स्टे इन्फॉर्म्ड एंड इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट्स इन दीज एरियाज़। तो ब्लैक सी रीजन में चूँकि टर्की एक इन्फ्लुएंशियल प्लेयर है, हमको टर्की को एलाई बना के रखना चाहिए अगर हम भी ब्लैक सी तक अपना इंफॉर्मेशन सिक्योर करना चाहते हैं। ग्लोबल फोरम्स की अगर बात करें, सो बोथ आर द मेंबर्स ऑफ G20 एंड हैव कॉमन इंटरेस्ट्स इंक्लूडिंग UN सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म। टर्की हैज़ एक्सप्रेस्ड इट्स सपोर्ट फॉर इंडियाज़ बिड फॉर परमानेंट सीट ऑन द UNSC। एक ये बहुत अच्छा पॉइंट हो जाता है कि टर्की ने कभी ओपनली रिजेक्ट नहीं किया है इंडिया के जो बिड है UNSC में परमानेंट सीट पाने की, उसको रिजेक्ट नहीं किया है। साथ ही दोनों के दोनों G20 के मेंबर्स हैं और टर्की तो INSTC का भी मेंबर है। और ब्लैक सी रीजन में अगर हमको अपना इन्फ्लुएंस बरकरार रखना है तो टर्की एक रीजनल वहाँ पे प्लेयर मददगार साबित हो सकता है। चैलेंजेस क्या हैं कि टर्की मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक सपोर्ट टू पाकिस्तान हमेशा वो करता रहता है। पाकिस्तान का सेकेंड लार्जेस्ट आर्म सप्लायर आफ्टर चाइना टर्की ही है, सप्लाइंग ड्रोन्स, कॉर्वेट्स, मिसाइल्स एंड F-16 अपग्रेड्स। This strengthens Pakistan's defense resilience and its ability to manage prolonged escalatory situations with India। तो ये एक हमारा इशू बन जाता है। Meddling in the Kashmir issue, Turkey supports Pakistan's stand on Kashmir and opposes India's 2019 Article 370 abrogation at the international forums like the UN। टर्की हमारा कश्मीर में पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है और हमने जो 370 हटाया था स्पेशल स्टेटस टू कश्मीर जो था 2019 में, उसको हटा दिया। उसके खिलाफ भी टर्की बोलता रहता है इंटरनेशनल फोरम्स पे। नैरेटिव को डिस्टेबलाइज करने में भी टर्की पीछे नहीं रहता। टर्की के जो सोशल मीडिया कैंपेन्स हैं वो इंटरनेशनलाइज कर देते हैं इंडिया के इंटरनल इश्यूज़। जैसे इंडिया में अगर कहीं किसी मुस्लिम समुदाय के जो है पॉलिटिकल लीडर को जेल हो जाती है तो उसको वो इस तरह से नैरेटिव बना के
सोशल मीडिया पे प्रेजेंट करता है, जैसे कि यहाँ पे कम्युनलिज्म हो रहा है, ठीक है, और यहाँ की लीडरशिप कर रही है ये सब कम्युनल हरकत। तो टर्की बैक्ड सोशल मीडिया कैंपेन्स ट्राई टू इंटरनेशनलाइज इंडियाज़ इंटरनल इशूज़ क्रिएटिंग नैरेटिव थ्रेट्स। अब एक ये नया बनता जा रहा है टर्की अज़रबैजान और पाकिस्तान एक्सिस। जैसे हमने वहाँ पे देखा था कि पाकिस्तान चाइना अफ़गानिस्तान एक्सिस बन रहा था, वैसे ही यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि एमर्जिंग टर्की अज़रबैजान एंड पाकिस्तान एक्सिस एक नया बन रहा है, और इन तीनों ने मिलकर ऑपरेशन सिंदूर को कंडेम भी किया। टर्की एंड पाकिस्तान आर मेंबर्स टुगेदर ऑफ द बगदाद पैक्ट एंड द सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंटो के ये लोग पार्ट हैं, कौन, टर्की एज वेल एज पाकिस्तान, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि टर्की एंड अज़रबैजान कंडेम्ड इंडियाज़ ऑपरेशन सिंदूर, टर्की एंड पाकिस्तान आर मेंबर्स टुगेदर ऑफ द बगदाद पैक्ट एज वेल एज सेंटो। These two countries were part of the Regional Cooperation for Development Format RCD along with Iran। जो इस्लामिस्ट रेडिकल इस्लामिस्ट रेटोरिक और पैन इस्लामिज़म है, प्रेसिडेंट अर्डोगैन्स इस्लामिस्ट पोजिशनिंग एंड ग्लोबल मुस्लिम सॉलिडारिटी ऑफन लेड टू क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियाज़ डोमेस्टिक पॉलिसीज़ स्ट्रेनिंग टाइज फर्दर, ठीक है। तो जो ये एक्सिस वाला बन रहा है टर्की अज़रबैजान पाकिस्तान, ये भी हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इन तीनों ने जो है ऑपरेशन सिंदूर को कंडेम किया। और लास्ट पॉइंट ये लिख सकते हैं कि अर्डोगैन जो टर्की के प्रेसिडेंट हैं, उनका जो इस्लामिस्ट पोजीशनिंग है या आउटलुक है और जो मुस्लिम सॉलिडारिटी है उनकी, वो कई बार उसके तहत इंडिया का क्रिटिसिज्म करते हैं, इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं, ठीक है। इंडिया का जो हिंदुत्व स्टैंड है उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। Now Turkey is evolving Pakistan-centric tilt, historic ties and early support देखा जाए तो India and Turkey shared anti-colonial solidarity. Indian nationalists supported Turkey during the World War I. However, this goodwill did not turn into strong ties post India's independence. तो ये हम खिलाफत इशू वगैरह देखे थे पोस्ट वर्ल्ड वॉर वन, इंडिया ने टर्की के साथ सॉलिडारिटी दिखाई थी, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस ये बरकरार नहीं रह पाया। टर्की शिफ्ट टुवर्ड्स पाकिस्तान आफ्टर 1947, टर्की फोकस्ड मोर ऑन पाकिस्तान ड्यू टू शेयर्ड इस्लामिक आइडेंटिटी, ठीक है। एंड सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की बात करें तो 1950s टर्की एंड पाकिस्तान साइंड ट्रीटी ऑफ एटर्नल फ्रेंडशिप एंड जॉइंड सेंटो टू काउंटर सोवियत इन्फ्लुएंस। पाकिस्तान ऑल्सो यूज्ड इट टू गेन सपोर्ट अगेंस्ट इंडिया, ठीक है। 1950 में ये ट्रीटी ऑफ एटर्नल फ्रेंडशिप साइन कर लेते हैं इन टर्की और पाकिस्तान, और दोनों ही सेंटो में चले जाते हैं टू काउंटर सोवियत इन्फ्लुएंस। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान ने सेंटो प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए इंडिया के खिलाफ नैरेटिव फैलाना स्टार्ट कर दिया। टर्की एंड पाकिस्तान साइंड ऑफ द डीपनिंग, डाइवर्सिफाइंग एंड इंस्टीट्यूशनलाइजिंग द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डिक्लेयर्ड इन 2025। ऑपोजिशन टू इंडियाज़ न्यूक्लियर प्रोग्राम 1998 की बात अगर करते हैं, Turkey criticized India's nuclear tests and backed Pakistani's response. It also supported Pakistan's NSG membership. तो जब 98 में वाजपेयी सरकार में हमारा न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, तो उस वक्त टर्की ने इंडिया का क्रिटिसिज्म किया था। अब इंडिया टर्की रिलेशंस हैव विटनेस्ड फ्लक्चुएशंस शेप्ड बाय हिस्टोरिकल अलाइनमेंट्स, आइडियोलॉजिकल पॉस्चर्स एंड इमर्जिंग जियोपॉलिटिकल रियलिटीज़। चैलेंजेस तो हैं, लेकिन मल्टीलेटरल फोरम्स का फ़ायदा उठाते हुए और नैरेटिव्स जो बना रहा है टर्की, उसको काउंटर करते हुए टर्की के जो रीजनल राइवल्स हैं सच एज ग्रीस, साइप्रस, आर्मेनिया, इज़राइल वगैरह, इनके साथ अलाई करके हम एक स्ट्रेटजिक बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। ये हम कंक्लूजन में लिख दोगे सही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया इंडिया टर्की रिलेशन, और ये क्या है, CPEC, ठीक है। इसके अलावा फिर दो इश्यूज़ ये हो गए, और क्या है यहाँ, पीस कीपिंग तो नहीं इम्पॉर्टेंट है, छोड़ दो। न्यूज़ इन शॉर्ट्स है ये, इसमें बस ये हेडलाइन देख लो। देखो, अल्जीरिया बिकेम द 9th मेंबर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब ये ब्रिक्स वाला बैंक है ना, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया तो 2015 में गया था, इसमें अल्जीरिया 9th मेंबर बन गया है। और अब ये IAEA जो है, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस अर्ज्ड IAEA ओवरसाइट ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर आर्सेनल। IAEA के बारे में थोड़ा सा देख लो। इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में पड़ेगा, और ये 1957 में बनाया गया था एज एन ऑटोनमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विद इन द UN आता है ये। और इसका मोटो है एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। 180 मेंबर्स हैं इसमें। इंडिया इज़ ऑल्सो मेंबर ऑफ IAEA। नॉर्थ कोरिया 1974 में ज्वाइन किया था, बट 1994 में विड्रॉ कर लिया, तो इसका एक अलग ही चलता है। और
एनुअली ये लोग सभी लोग मिलते हैं मेंबर पार्टीज़ वियना में, और इसको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिल चुका है 2005 में इस संस्था को। IAEA and NPT. IAEA is not a member of the Non-Proliferation Treaty but plays a key verification responsibility under the treaty. IAEA NPT के अंतर्गत कोई प्रोविज़न के तौर पे नहीं मेंशन्ड है, लेकिन NPT जो लोग फॉलो करते हैं वहाँ पे वेरिफिकेशन सर्विसेज IAEA देता है। Each non-nuclear weapon state party is required under NPT to conclude a comprehensive safeguards agreement with the IAEA to enable the IAEA to verify fulfillment of their obligation. तो NPT में जो भी देश साइन करके आता है उसको एक comprehensive safeguard agreement साइन करना पड़ता है IAEA के साथ, और फिर IAEA जाके वेरीफाई भी करता है comprehensive safeguard agreement में जो लिखा है पर्टिकुलर कंट्री ने वो एक्चुअल में वो प्रैक्टिस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ IAEA देख लेते हैं। ग्लोबल फोकल पॉइंट, इट सर्व्स एज द ग्लोबल फोकल पॉइंट फॉर न्यूक्लियर कोऑपरेशन। IAEA न्यूक्लियर कोऑपरेशन के लिए ग्लोबल फोकल पॉइंट है। IAEA assists member states in using nuclear science for peaceful purposes. It develops nuclear safety standards and promotes maintenance of high safety levels. तो मेंटेनेंस सर्विस भी प्रदान करता है ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ में। वेरीफाइज दैट स्टेट्स कंप्लाई विद कमिटमेंट्स टू यूज़ न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ ओनली फॉर पीसफुल पर्पसेस, तो ये वेरीफाई भी यही करता है। ठीक है, अब नॉर्थ कोरिया तो 94 में विड्रॉ कर लिया था। अभी आज की डेट में 191 कंट्रीज़ हैव जॉइंड इंक्लूडिंग ऑल द 5 रिकग्नाइज्ड न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। अब इंडिया, इजराइल एंड पाकिस्तान हैव नेवर जॉइंड वाइल नॉर्थ कोरिया विड्रू इन 2003। अभी तो 94 बता रहे थे। अच्छा, ये NPT की बात हो रही है, नॉट IAEA। तो NPT के बारे में भी जान लो। इट इज़ अ बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी whose objective is to prevent the spread of nuclear weapons and weapons technology. It came into force in the 1970s and was extended indefinitely in 1995. So far 191 countries have joined. इंडिया, इजराइल और पाकिस्तान कभी भी ज्वाइन नहीं किए थे NPT। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके अलावा PTBT, that is Partial Test Ban Treaty 1963, CTBT, that is 1996, and Prohibition of Nuclear Weapons 2017। ये 3 हैं, इनके बारे में अलग से AI से पूछ के देख लेना। ठीक है, अब UNSC 1267 Sanctions Committee क्या है? सो बस हेडलाइन देख लो कि Indian officials briefed the monitoring team of UNSC 1267 Sanctions Committee on the activities of the resistance front जो पहलगाम में हुआ था। ठीक है, तो अब वैसे ये 1999 में बनाया गया था UNSC 1267 Sanctions Committee. The committee decides on sanctions and travel bans for terror organizations and ensures the enforcement of these measures under the UNSC Resolutions 1267. ठीक है, तो ये travel bans और sanctions on terror organizations लगाती है। It comprises all permanent and non-permanent members of the UNSC. It is also called the ISIS and Al-Qaeda Sanctions Committee. ठीक है, तो ये ध्यान रखो। फिर Asian Productivity Organization, it has formally assumed chairmanship. India has formally assumed chairmanship of the Asian Productivity Organization 2025-26 के लिए इंडिया चेयरमैनशिप अज्यूम कर रहा है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 1961 में बनाया गया था 8 फाउंडिंग मेंबर्स के साथ। इंडिया इज़ वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें 21 इकोनॉमीज़ हैं इंडो पैसिफिक रीजन की, और टू इंक्रीज़ प्रोडक्टिविटी इन एशिया पैसिफिक रीजन इसका ऑब्जेक्टिव है। तो ये हो गया, 1961 में बनाया गया था। 8 मेंबर कंट्रीज़ हैं, कौन कौन से हैं वो देख लेना। इंडिया फाउंडिंग मेंबर है। इंडिया हैज़ अज्यूम्ड द चेयरमैनशिप फॉर द ईयर 25-26। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इंटरनेशनल अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ May 2025। हाँ,